गुड इवनिंग एवरीवन। पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो आज आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। सीटेट अगस्त 2023 सीटेट अगस्त 2023 के लिए जो भी अभ्यर्थीगण, शिक्षक बंधु सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे आपका जो ईवीएस का जो आपका पोर्शन होता है, ईवीएस जिसको पर्यावरण अध्ययन बोलते हैं, जो अंग्रेजी में इन्वायरमेंटल साइंस होता है, जो आपका पेपर वन में आपका 30 क्वेश्चंस का आपका 13 मार्क्स का पूछा जाता है, जो बहुत ही आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें बहुत अच्छा स्कोर आता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपका 13 जनवरी 2023 को ये जो सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो ऑनलाइन होता था। अब तो सीटेट जो हुआ इस बार से ऑफलाइन लेने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और सीटेट का जो एग्ज़ाम का डेट भी अनाउंस कर दिया गया है कि 20 अगस्त 2023 को जो सीटेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल एंड हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ईवीएस का देखेंगे, जो कि आपका 13 जनवरी 2023 को जो सीटेट का जो ऑनलाइन का जो एग्ज़ाम हुआ था, ऑनलाइन मोड में जो होता था, उसका यह पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। क्वेश्चन तो सीटेट का ही है ना। आप सीटेट के एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, सभी सब्जेक्ट का, ईवीएस का, मैथमेटिक्स का, पेडागोजी, सीडीपी का, इंग्लिश का, हिंदी का, जो भी आपका लैंग्वेज पेपर में आपका सब्जेक्ट है, कोई भी आप लैंग्वेज रखें, उससे आप सभी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कीजिए। उससे आपको बहुत सारा चीज़ समझ में आएगा कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ईवीएस का 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो पेपर वन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पेपर वन में ही ईवीएस पूछा जाता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये आपका देख पा रहे हैं कि ये पर्यावरण अध्ययन ईवीएस जिसको बोलते हैं, ये आपका 30 क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और 30 मार्क्स। इसके लिए 30 मिनट्स भी रहता है, क्योंकि आप जानते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चन और 150 मिनट और 150 मार्क्स। तो हर तरह से आपको एक मिनट में आपको एक क्वेश्चन को करना होता है, और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका 15 क्वेश्चन जो आपका पेडागोजी से होता है, और 15 क्वेश्चन आपका उस सब्जेक्ट का होता है। तो आप 15 क्वेश्चन तब पेडागोजी से आप कर लेते हैं, और 15 क्वेश्चन आपका उस सब्जेक्ट का होता है, जो आप ईवीएस हो, मैथमेटिक्स हो, सीडीपी हो, या फिर हिंदी इंग्लिश जो भी हो। तो इस तरह से आपका सीटेट को पास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस एक कंटिन्यूस प्रैक्टिस और कंटिन्यूस मतलब पढ़ने का ज़रूरत होता है, क्योंकि आप लगातार पढ़ते हैं तो क्या होता है, आपका तैयारी आपका अच्छा हो जाएगा। और आप लगातार वीडियो के माध्यम से भी आप जुड़े रहेंगे तो भी आपका तैयारी हम करा देंगे, और आप अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। इसकी पूरी 100% गारंटी है। चलिए तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, जिस राज्य में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है, उसका नाम है। देखिए जिस राज्य में जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है, तो उसका जो उस राज्य का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर झारखंड। तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो स्थित है, वो किस राज्य में है? तो वो जो आपका उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर क्या है? 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 62 नंबर क्वेश्चन आपका है। 62 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? उस मादक द्रव्य की पहचान कीजिए जो एक भ्रांतिजनक मादक द्रव्य का उदाहरण नहीं है। तो बोल रहा है उस मादक द्रव्य की पहचान करना है जो एक भ्रांतिजनक मादक द्रव्य का उदाहरण नहीं है। तो क्या होगा? LSD, हाशिश जिसको भांग बोलते हैं, या फिर कैनाबिस, या फिर पेनिसिलिन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, जो आपका
एक भ्रांतिजनक मादक द्रव्य का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। पेनिसिलिन क्या है? एक प्रतिजैविक है। पेनिसिलिन जो हो क्या है? एक भ्रांतिजनक मादक द्रव्य का उदाहरण नहीं है। जबकि LSD, हाशिम जिसको भांग बोलते हैं, या फिर कैनाबिस, ये सभी क्या है? एक भ्रांतिजनक मादक द्रव्य का उदाहरण है। तो यहाँ पर बोला उदाहरण नहीं है, तो क्या हो? वह मादक द्रव्य नहीं है। पेनिसिलिन का एक प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन आपका है, जल संरक्षण में संलिप्त अलवर जिले से भारत का जल पुरुष कहे जाने वाले इस पर्यावरणवादी का नाम है। देखिए, जल संरक्षण में जो संलिप्त था अलवर जिले से वो बिलोंग करता था, वो भारत का जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो वह जो है वो पर्यावरणवादी का नाम क्या है? जादव पायंग, राजेंद्र सिंह, मेधा पाटेकर, या फिर आबिद सुरती। एक पर्यावरणवादी है जिसका नाम है, जिसको जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, जो आपका अलवर ज़िले से बिलोंग करता है। तो वो उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? राजेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 63 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह को जो है भारत का जल पुरुष कहे जाते हैं, जो एक पर्यावरणवादी है, और वो अलवर ज़िले से वो बिलोंग करता है। चलिए, तो 63 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोगों ने कर लिया। अब देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। अब 64 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? 64 नंबर क्वेश्चन आपका है, देखिए पहले आपको हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन को भी दिखाते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपका है, वह प्रतिरूप जो कश्मीरी हाउस बोट पर चौखटी आरा पहेली के जैसे दिखता है वह है। ठीक है, वह प्रतिरूप जो कश्मीरी हाउस बोट पर चौखटी आरा पहेली के जैसे दिखता है वह क्या है? वह क्या है? तो आपका ऑप्शन देखिए क्या है? देवबंद, मेहराब, मुकरना, या फिर खत्मबंद। तो ये जो ऑप्शन होगा आपका 64 का, तो हो जाएगा खत्मबंद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, खत्मबंद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, खत्मबंद। क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन आपका था, देखिए क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से देख लीजिए। वह प्रतिरूप जो कश्मीरी हाउस बोट पर चौखटी आरा पहेली के जैसे दिखता है वह क्या है? तो खत्म क्या है? देखिए क्या है? खत्मबंद। क्या है? तो इसका आंसर क्या है? खत्मबंद। खत्मबंद क्या हो जाएगा? खत्मबंद। वो प्रतिरूप जो कश्मीरी हाउस बोट पर चौखटी आरा पहेली के जैसे दिखता है वह है खत्मबंद। ऑप्शन नंबर जो आपका डी में है वो आपका क्या है? खत्मबंद। आपका खत्मबंद आपका क्या हो जाएगा? वह सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन आपका है, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकोंडा के किले का मानचित्र छपा है। इस मानचित्र के दाहिने नीचे भाग में निम्नलिखित पैमाना छपा है। पैमाना में लिखा हुआ 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है? 110 मीटर। जो मानचित्र में जो 1 सेंटीमीटर होता है वह रियल में 110 मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर आगे फिर अब आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाज़ा और बंजारा दरवाज़ा के बीच की दूरी 13.7 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों स्थानों की वास्तविक दूरी कितना हो जाएगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आप मानचित्र में 1 सेंटीमीटर बराबर 110 जो मीटर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, 1.507 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1.507 किलोमीटर। देखिए वो कैसे बनेगा हम आपको बताते हैं।
देखिए बहुत आसान है, बनाना कैसे है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि मैप में जो आपका मानचित्र में जो आपका 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वो दोनों बीच जो फतेह दरवाज़ा और बंजारा दरवाज़ा के बीच का दूरी कितना है, 13.7 सेंटीमीटर। तो 13 जो है आपका 7 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 110, तो 13.7 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 110 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो वो मीटर बन जाएगा। क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर आपका है 110 मीटर, तो 13.7 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 110 से गुना करेंगे। जैसे ही 110 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए 13 आपका कितना है 7, 13.7 गुना कितना से करना है 110 से। 110 से इसलिए करते हैं क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 110 है। तो 13 सेंटीमीटर 13.7 सेंटीमीटर गुना करेंगे 110 से, तो आपका आ जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, आपका 1507। 1507 आपका क्या हो गया, मीटर। ये दूरी कितना हो गया, 1507 मीटर हो गया, और आपको यहाँ किलोमीटर में है। तो 1507 जो आपका जो 1507 मीटर है, आपको किलोमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो 1 मीटर को किलोमीटर बनाएंगे तो 1000 से भाग करेंगे। तो 1507 को 1000 से भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 दशमलव आपका 3 अंक पे दशमलव आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा तो 1.507 1.507 किलोमीटर हो जाएगा इसका फतेह दरवाज़ा और बंजारा दरवाज़ा के बीच की दूरी, ऑप्शन नंबर बी। तो अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन आपका है, एक परिस्थितिक वातावरण के पिरामिड में तीसरा पोषण स्तर है। एक परिस्थितिक वातावरण के पिरामिड में तीसरा पोषण जो स्तर है वो क्या है, अपघटक, उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी। तो इसका जो आंसर होगा आपका 66 का, तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मांसाहारी। क्या हो जाएगा, मांसाहारी। इसका आंसर हो जाएगा मांसाहारी। एक परिस्थितिक वातावरण के पिरामिड में तीसरा पोषण स्तर क्या है, मांसाहारी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 67 नंबर क्वेश्चन आपका है, दिल्ली से मुंबई यात्रा करते हुए गौरव जानी निम्नलिखित राज्यों में से किन छोटे बड़े राज्यों से गुजरे। दिल्ली से मुंबई यात्रा करते हुए गौरव जानी निम्नलिखित राज्यों में से किन छोटे बड़े राज्यों से होकर गुजरे। दिल्ली से मुंबई जाने में कौन कौन राज्य से होकर उसको गुजरना पड़ा, तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, या फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इसका जो आंसर होगा आपका दिल्ली और मुंबई जाने के क्रम में जो आपका राज्य का जो गुजरना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो दिल्ली से मुंबई जाने के क्रम में जो हुआ गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से होकर गुजरना पड़ा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो, 20 का सही होगा, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न, मनाली में चमेली किस प्रकार के आवास में रहती है। मनाली में चमेली किस प्रकार के आवास में रहती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मनाली में चमेली किस प्रकार के आवास में रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, पत्थर या लकड़ी से बने घर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पत्थर या लकड़ी से बने घर में। मनाली में चमेली किस प्रकार के आवास में रहती है। मनाली में चमेली किस प्रकार के आवास में रहती है, तो पत्थर या लकड़ी से बने घर में। तो मनाली में जो आपका घर होता है वह पत्थर या लकड़ी से बना घर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा, पत्थर या लकड़ी से बने घर। चलिए अगला प्रश्न आपका है, गेहूं से हम विविध प्रकार के खाद्य व्यंजन बना सकते हैं। गेहूं से हम विविध प्रकार के खाद्य व्यंजन बना सकते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ गेहूं द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। नहीं को एक आपका खाद्य सामग्री का नाम बताना है जो गेहूं से नहीं बनाया जाता है।
तो आपका इसमें आंसर क्या होगा? उत्तपम, डोसा, चपाती, केक, हलवा पूरी या फिर स्लाइस ब्रेड तथा पोहा। तो गेहूं से जो जो नहीं बनने वाला वो व्यंजन बताना है, एक ऐसा डिश का नाम बनाना है जो गेहूं से वो नहीं बनाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा आपका हो जाएगा आपका उत्पम तथा डोसा। उत्पम, डोसा यह गेहूं से नहीं बनता है, तो आपको क्या हो जाएगा? उत्पम तथा डोसा वो गेहूं से बनाने वाला व्यंजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए, चपाती और केक वो क्या है? गेहूं से बनता है। हलवा पूरी भी क्या है? गेहूं से बनता है। और स्लाइस ब्रेड हुआ, ये सभी क्या है? गेहूं से बनाने वाला व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उत्पम तथा डोसा ये अब गेहूं से बनाने वाला व्यंजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 70 नंबर क्वेश्चन आपका है, आहारी रेशों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आहारी रेशों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सत्य नहीं है। आहारी रेशों के विषय में कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारे शरीर को पोषण देना, या फिर रुक्षांश भी कहा जाता है, या फिर हमारे शरीर को अपाचित भोजन से छुटकारा पाने में मदद करते हैं, या फिर मुख्यतः पौधों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा आपका जो आपका आहारी रेशों के विषय में सत्य कथन नहीं है, तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? हमारे शरीर को पोषण देना। यह क्या आपका ऑप्शन नंबर क्या? ए सही है। जो आपका सत्य नहीं है, जो क्या है आपका आहारी रेशों के विषय में जो कथन है वो आपका सत्य नहीं है। कौन नहीं है? हमारे शरीर को पोषण देना। बाकी जो आपका है रुक्षांश भी कहा जाता है, ये आपका सत्य है। हमारे शरीर को अपाचित भोजन से छुटकारा पाने में मदद करता है, वो भी सही है। फिर आपका मुख्यतः पौधों द्वारा प्रदान किए जाते हैं, यह भी आपका सही कथन है। तो सही कथन कौन नहीं है? तो आहारी रेशों के विषय में तो हमारे शरीर को पोषण देना, यह क्या है? सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए सही होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है 71 नंबर क्वेश्चन, पाठ अमृता की कहानी में ग्राम खेजड़ीली को उसका नाम मिला पूर्वजों से, वहाँ निवास करने वाले बच्चों से, वहाँ उगने वाले वृक्षों से, या पंचायत के सदस्यों से। तो अमृता की कहानी में जो ग्राम खेजड़ीली को जो उसका नाम मिला वो कहाँ से मिला? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वहाँ उगने वाले वृक्षों से। किससे नाम मिला? वहाँ उगने वाले वृक्षों से। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी के 3 तटवर्ती प्रदेश का नाम बताना है। यानी बंगाल की खाड़ी के तीन तटवर्ती राज्य का नाम बताना, यानी जो उसका जो निकटतम जो राज्य है बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ, उस 3 राज्य का नाम बताना है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल। तो यहाँ पर 3 जो तटवर्ती प्रदेश है, राज्य है, जो बंगाल की खाड़ी के निकट जो है वह क्या है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा यह क्या है? यह जो 3 राज्य है आपका बंगाल की खाड़ी के 3 निकटवर्ती तटवर्ती प्रदेश है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, तो 72 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब अगला प्रश्न है आपका 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? वर्षा जल संग्रहण का अर्थ है। वर्षा जल संग्रहण का अर्थ है। वर्षा जल संग्रहण का अर्थ है। क्या अर्थ है? वर्षा के जल का भंडारण सतही या अधोसतही जल वृत्त में होता है, या फिर वर्षा के जल को छतों के ऊपर से तथा पार्कों से वह जाने दिया जाता है, या फिर सतही वर्षा जल से मिट्टी या गंदगी हटाना, या फिर सतही वर्षा जल से लवण हटाना। तो यहाँ पर बोल रहा है वर्षा जल संग्रहण का अर्थ क्या है? तो वर्षा जल संग्रहण का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका सही हो जाएगा। वर्षा के जल का भंडारण सतही या अधोसतही जल वृत्त में होता है, ये आपका क्या है? वर्षा जल संग्रहण का अर्थ ऑप्शन नंबर क्या है? ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 74 नंबर क्वेश्चन।
74 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ किया गया था? स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका जो उत्तर होगा आपका महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन पर जब आपका स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया गया था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो महात्मा गांधी के 150वें जन्म दिवस पर जो क्या है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किया गया था। चलिए अगला प्रश्न आपका है 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? अरक्तता किसकी कमी से उत्पन्न होती है? देखिए अरक्तता क्या है? एक बीमारी है जो खून की कमी से होता है। जो अरक्तता किसकी कमी से होता है? तो आप तो बता ही दिए खून की कमी से। और खून में क्या होता है? विटामिन डी, कैल्शियम, आयोडीन या फिर आयरन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका आयरन। क्या हो जाएगा? आयरन। ऑप्शन नंबर डी। अरक्तता किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से। ब्लड में जो आयरन का जो मात्रा का जो कमी होता है उसके कारण वो अरक्तता बीमारी होता है, जो निमोनिया बोलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका सही हो जाएगा। अरक्तता की किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से। चलिए जो खून की कमी से होता है, चलिए खून में आयरन की मात्रा का कमी होने से अरक्तता बीमारी उत्पन्न हो जाता है मनुष्यों में। चलिए अगला प्रश्न आपका है कक्षा 3 की एक ईवीएस शिक्षिका प्रीति संप्रेषण, जो आपका यात्रा थीम के लिए जो संप्रेषण होता है, संप्रेषण को रचनात्मक पद्धति का प्रयोग करके पढ़ाना चाहती है। तो इसके लिए वो क्या करना होगा उसको? कक्षा 3 की एक ईवीएस शिक्षिका प्रीति संप्रेषण को रचनात्मक पद्धति, संप्रेषण मतलब जो कम्युनिकेशन जो होता है, संप्रेषण को रचनात्मक पद्धति का प्रयोग क्रिएटिविटी सिस्टम का प्रयोग करके पढ़ाना चाहती है। तो इसके लिए उसको क्या करना होगा? तो इसके लिए उसको जो है क्या करना होगा? तो किसी नज़दीकी डाकघर पर जाने के लिए क्षेत्र भ्रमण की योजना बनाएगी। ऑप्शन क्या है? सी। क्या करना होगा? किसी नज़दीकी डाकघर पर जाने के लिए क्षेत्र भ्रमण की योजना बनाना होगा। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका सी हो जाएगा। 76 का सी। चलिए अगला प्रश्न आपका है 77 नंबर क्वेश्चन। लोक कथाएँ पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य का उपयुक्त व्याख्या प्रदान करता है? लोक कथाएँ पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। लोक कथाएँ पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तथ्य का उपयुक्त व्याख्या प्रदान करता है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? ए, बी और ई। ए, बी और ई आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए, बी और ई। इसका मतलब हो जाता है कि लोक कथाएँ बच्चों की कल्पना का विकास करती है। ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा बी, लोक कथाएँ बच्चों को अपने परिवेश से जोड़ती है। ये भी क्या है? सही स्टेटमेंट है। और ई, लोक कथाएँ बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? ई। इस तरह से आपका स्टेटमेंट आपका ए सही है, और फिर क्या बी सही है, और आपका ई सही है। बाकी जो स्टेटमेंट वो क्या है? गलत है। जैसे आपका सी में क्या है? लोक कथाएँ बच्चों को पर्यावरण के बारे में नैतिक संदेश देती है। यह क्या है? गलत स्टेटमेंट है। लोक कथाएँ बच्चों में रुचि का विकास करती है। भी क्या है? गलत स्टेटमेंट है। तो आपका सी और डी क्या है? आपका स्टेटमेंट क्या है? गलत है। किसके लिए? लोक कथाएँ जो आपका पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए जो एक महत्वपूर्ण संसाधन है, तो उसमें इस कथन जो दिया हुआ है, तो इसका जो तथ्य जो है उसका उपयुक्त व्याख्या आपका प्रदान करता है कौन? ए, बी और ई। ये ए कथन और बी कथन और ई, ये तीनों कथन क्या करता हुआ? उपयुक्त व्याख्या, यानी मतलब वो व्याख्या वो सही कर रहा है। बाकी सी और डी क्या हुआ? उपयुक्त व्याख्या नहीं प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ए, बी और ई। चलिए अगला प्रश्न है आपका 78 नंबर क्वेश्चन है। 78 नंबर क्वेश्चन आपका है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सामूहिक क्रियाकलाप। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सामूहिक क्रियाकलाप जो वह क्या होता है? तो
असमान शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए सहायक होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका सही हो जाएगा 78 का ए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सामूहिक क्रियाकलाप क्या होता है? असमान विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए सहायक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 79 नंबर क्वेश्चन आपका है रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन के प्राथमिक उपकरणों या संसाधनों में है। रचनात्मक मूल्यांकन के प्राथमिक उपकरणों या फिर संसाधन में वह क्या कुछ होता है? तो इसका जो उत्तर होगा आपका 79 का बी हो जाएगा। सामूहिक परियोजनाओं जो नियत कार्यों पर कार्य करना होता है, ये आपका रचनात्मक मूल्यांकन के प्राथमिक उपकरणों में होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही हो जाएगा। रचनात्मक मूल्यांकन के प्राथमिक उपकरणों में क्या होता है? तो सामूहिक परियोजनाओं पर जो कार्य करना होता है वह क्या है? वह नियत कार्यों पर कार्य करना होता है। रचनात्मक मूल्यांकन के प्राथमिक उपकरणों में क्या होता है? सामूहिक परियोजनाओं जो नियत कार्यों पर कार्य करना होता है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 79 का बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन आपका है कक्षा 5 का विद्यार्थी अनिल अपने शिक्षक कक्षा 5 का विद्यार्थी अनिल अपने शिक्षक कृष्ण से पूछता है कि ऐसा क्यों है कि पत्थर पानी में डूब जाता है लेकिन कागज़ नहीं। कृष्ण को क्या करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कक्षा 5 का विद्यार्थी है अनिल और वो अपने शिक्षक कृष्णन से पूछता है कि ऐसा क्यों होता है कि पत्थर पानी में डूब जाता है लेकिन कागज़ नहीं। तो कृष्ण को क्या करना चाहिए? इसके लिए कृष्ण का जो जवाब है वह क्या होना चाहिए जो आपका सही होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। जो शिक्षक का जो जवाब है वो अनिल से कहे, यानी शिक्षक को कहना है अनिल से। कृष्ण कौन है? शिक्षक है। अनिल क्या है? वो विद्यार्थी है जो कक्षा 5 का है। तो अनिल से कहे कि यह पता लगाएं कि कौन सी दूसरी चीज़ें पानी में डूब जाती है और यह कहे कि चीज़ें पानी में क्यों डूब जाती है और आप अपनी अन्य बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। क्या कहेंगे कि अनिल से कहना है कि पता लगाएं कि कौन सी दूसरी चीज़ें पानी में डूब जाती है और यह भी कहना है कि चीज़ें पानी में क्यों डूब जाती है, क्योंकि आप उसके बारे में अब आप अपनी अन्य बड़ी कक्षाओं में आप पढ़ेंगे। क्योंकि कक्षा 5 में है तो इस चीज़ को तो आप उसको ऊपर क्लास में वो पढ़ ही लेगा। तो ऐसे ही बताना है कि आप, और इसके लिए सटीक जो आपका समाधान है आपका एक शिक्षक के लिए तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है, या जो देख कर रहे हैं ये सभी क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले जो आपका सीटेट का जो अगस्त में 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला जो है उस एग्ज़ाम में यह सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में हो सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको महत्व भी देना है। तो यह सभी प्रश्न क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए तो 81 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन आपका है जल के विषय पर एक इकाई पढ़ाते समय एक कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका बच्चों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता पर उनके पड़ोस के सर्वेक्षण के लिए भेजने की योजना बनाती है। तो शिक्षिका प्रयास करती है। शिक्षिका किस चीज़ के लिए प्रयास करती है? तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझने का कोशिश करिए। क्वेश्चन को समझ में आएगा तो ही आप आंसर को दे पाएंगे। तो प्रश्न आपका है जल के विषय पर एक इकाई पढ़ाते समय, जो एक लेसन आपको जल के विषय में पढ़ाते समय जो है कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका बच्चों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता पर उनके पड़ोस के सर्वेक्षण के लिए भेजने की योजना बनाती है। तो शिक्षिका को क्या प्रयास करना चाहिए? तो शिक्षिका को प्रयास करना चाहिए कि सामाजिक पहलुओं को पर्यावरणीय कारकों के साथ एकीकृत करने की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट हो जाएगा। शिक्षकों को चाहिए या शिक्षिका जो भी है, शिक्षिका इसको क्या करना चाहिए, क्या प्रयास करना चाहिए? तो सामाजिक पहलुओं को पर्यावरणीय कारकों के साथ एकीकृत करने की। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है
अब आपका क्वेश्चन है 82। तानी ने एक कहानी पढ़ी जिसमें एक लोमड़ी आलू बुखारा खाना चाहती है। तानी ने एक कहानी पढ़ी जिसमें एक लोमड़ी जो है आलू बुखारा खाना चाहती है, पर वह एक ऊंचे पेड़ पर लगे आलू बुखारा तक नहीं पहुंच पाती है। तो लोमड़ी यह कहते हुए चली जाती है कि आलू बुखारा खट्टा है। तानी ने पहले कभी आलू बुखारा का फल नहीं देखा। तानी ने पहले कभी आलू बुखारे के फल नहीं देखा, लेकिन कहानी पढ़ने के बाद वह यह जानती है कि आलू बुखारा एक फल है। यह घटना जो है निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत की पुष्टि करती है? तो आप प्रश्न समझ गए कि तानी ने एक कहानी पढ़ी जिसमें एक लोमड़ी आलू बुखारा खाना चाहती है, पर वह एक ऊंचे पेड़ पर लगे आलू बुखारा तक नहीं पहुंच पाती है, और लोमड़ी यह कहते हुए चली जाती है कि आलू बुखारा खट्टा है। तो तानी ने पहले कभी आलू बुखारे का फल नहीं देखा, लेकिन कहानी पढ़ने के बाद वह जान गई कि यह हुआ आपका क्या है, आलू बुखारा एक फल है। तो इस घटना से आपको जो है ये बताना है कि अब किस अधिगम सिद्धांत की पुष्टि करती है। तो इसके लिए इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बच्चे संदर्भ से सीखते हैं। क्या हो जाएगा? बच्चे संदर्भ से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर क्या बी इसका सही हो जाएगा, बच्चे संदर्भ से सीखते हैं। बच्चे संदर्भ से सीखते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका है 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन आपका है एवीएस में एनवायरमेंटल साइंस, एवीएस जिसको पर्यावरण अध्ययन बोलते हैं, एवीएस में करके सीखने डूइंग एंड लर्निंग करके सीखने के प्रत्यय का अर्थ है। एवीएस में करके सीखने के प्रत्यय जो है वह उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका जो अर्थ होता है भूमिका निभाना तथा परियोजना कार्य सम्मिलित करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। भूमिका निभाना तथा परियोजना कार्य सम्मिलित करना वह क्या है? एवीएस में करके सीखने के प्रत्यय का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी भूमिका निभाना तथा परियोजना कार्य सम्मिलित करना। चलिए अगला प्रश्न आपका है 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन आपका है 84 नंबर क्वेश्चन आपका है मनोरमा अपने विद्यार्थियों से पूछती है कि उनके आसपास रहने वाले जीवों में कितने पैर हैं। मनोरमा अपने विद्यार्थियों से पूछती है कि उनके आसपास रहने वाले जीवों में कितने पैर हैं। एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापक के रूप में इस गतिविधि के पीछे के जो सबसे उपयुक्त उद्देश्य कौन से होने चाहिए? तो आपका स्टेटमेंट है विद्यार्थियों को जानवरों के विभिन्न शरीर अंगों से अवगत कराना। दूसरा, विद्यार्थियों में जंतु जगत की विभिन्नता के प्रति सराहना विकसित करना। और तीसरा स्टेटमेंट है विद्यार्थियों की स्वाभाविक जिज्ञासा को पोषित करना। चौथा आपका है विद्यार्थियों को अवलोकन एवं खोज के अवसर प्रदान करना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 84 का, तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 84 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बी सी और डी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बी सी डी। यानी आपका जो बी का मतलब क्या हो गया? यह बी विद्यार्थियों में जंतु जगत की विभिन्नता के प्रति सराहना विकसित करना, ये आपका सही स्टेटमेंट है एक पर्यावरण अध्ययन के लिए। दूसरा आपका सी है, सी मतलब आपका विद्यार्थियों के स्वाभाविक जिज्ञासा को पोषित करना, यह भी क्या है? सही स्टेटमेंट है। और आपका डी आपका क्या है? विद्यार्थियों को अवलोकन एवं खोज के अवसर प्रदान करना, यह सभी क्या है आपका एक पर्यावरण अध्ययन के लिए रूप में जो आपका एक गतिविधि के पीछे जो सबसे उपयुक्त उद्देश्य है क्या है? बी और सी और डी। तो आपका ए क्या है? वह गलत है। ए स्टेटमेंट क्या है? वो गलत है, क्योंकि विद्यार्थियों को जानवरों के विभिन्न शरीर अंगों से अवगत कराना ये सब कोई मकसद नहीं होता है एक पर्यावरण के शिक्षक को, क्योंकि वो ये आपका सही स्टेटमेंट ए नंबर नहीं है। तो बी सी और डी आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 84 का ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 85 नंबर। अब 85 नंबर क्वेश्चन आपका है रोहन शिक्षक से शिकायत करता है कि सैम को एक कीड़े ने काट लिया। रोहन
रोहन शिक्षक से शिकायत करता है कि सैम को एक कीड़े ने काट लिया और वह उसे कुचल रहा है। सैम को एक कीड़े ने काट लिया और वह उसे कुचल रहा है। तो शिक्षण शास्त्र के संबंध में शिक्षक का सबसे उपयुक्त व्यवहार क्या होना चाहिए? देखिए, ये आपका शिकायत है, कंप्लेन है। रोहन जो है वो शिक्षक से करता है कंप्लेन। क्या करता है कि सैम को एक कीड़े ने काट लिया और वह उस कीड़े को क्या कर रहा है, वह कुचल रहा है। तो शिक्षण जो शास्त्र के संबंध में शिक्षक का सबसे उपयुक्त व्यवहार क्या होना चाहिए एक पर्यावरण शिक्षक के लिए? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 85 का डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा 85 का। सैम से पूछेंगे कि अगर सभी कीड़ों को मार दिया जाए, सैम को क्या करेंगे, सैम को पूछेंगे कि अगर सभी कीड़ों को मार दिया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन क्या है? डी इसका सही हो जाएगा। रोहन शिक्षक से शिकायत करता है कि सैम को एक कीड़े ने काट लिया और वह उसे कुचल रहा है। तो शिक्षण शास्त्र के संबंध में शिक्षक का सबसे जो उपयुक्त व्यवहार होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सैम से पूछेंगे कि अगर सभी कीड़े को मार दिया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका है 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन आपका है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने की जो समस्या समाधान विधि में वह क्या वांछनीय है? तो उसका जो आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, छात्रों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने की समस्या समाधान विधि में जो हुआ क्या है, छात्रों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अवांछनीय है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन आपका है प्राथमिक स्तर पर NCERT द्वारा अनुशंसित पर्यावरण अध्ययन पाठचर्या है निर्देशात्मक, सुझावात्मक, घोषणात्मक और अन्वेषणात्मक। तो इसका जो उत्तर होगा आपका 87 का। तो 87 का क्या हो जाएगा? सी का मतलब हो गया बी और डी का मतलब क्या हो गया? सुझावात्मक में होगा और आपका अन्वेषणात्मक भी होगा। ऑप्शन नंबर क्या है? सी, बी और डी। निर्देशात्मक नहीं होना चाहिए, घोषणात्मक भी नहीं। तो क्या हो जाएगा? सुझावात्मक और अन्वेषणात्मक। ऑप्शन नंबर सी, 87 का सी, बी और डी। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, अब कुछ ही प्रश्न बचा हुआ है इस सेट के लिए। इस सेट में आपका जो 90 तक क्वेश्चन होता है, 30 क्वेश्चन का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं। तो उसमें 30 क्वेश्चन का ही वो सेट होता है। तो और कुछ 1-2 क्वेश्चन बचा हुआ है। चलिए, तो आपका 88 नंबर क्वेश्चन आपका है जैसे जैसे बच्चा कक्षा 3 से कक्षा 5 में जाता है तो पर्यावरण अध्ययन पाठचर्या बच्चे की दुनिया के बारे में समझ को निम्नलिखित क्रम में विस्तारित करती है। जैसे जैसे बच्चा कक्षा 3 से कक्षा 5 में जाता है तो पर्यावरण अध्ययन पाठचर्या बच्चे की दुनिया के बारे में समझ को निम्नलिखित क्रम में विस्तारित करती है। तो यह क्या क्रम है? तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वयं, माता पिता, मोहल्ला, शहर, देश। इस तरह का क्रम आपका होता है। सबसे पहले और स्वयं, फिर उसके बाद माता पिता, फिर मोहल्ला, फिर शहर और देश। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका विस्तार करने का क्रम सही क्रम है। चलिए, अगला प्रश्न आपका है 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? 89 नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक कक्षा के छात्रों को परिवार थीम पढ़ाते समय एक उचित क्रियाकलाप में शामिल हो सकती है। तो यह क्या हो सकता है? तो यह जो आपका क्या है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, बच्चों से कहना कि वे अपने परिवार के सदस्यों की रुचियों के बारे में लिखें। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, प्राथमिक कक्षा के छात्रों को परिवार थीम पढ़ाते समय एक उचित क्रियाकलाप में शामिल हो सकता है। तो क्या है? बच्चों से कहना कि वे अपने परिवार के सदस्यों की रुचियों के बारे में लिखें। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। और इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन आपका है 90 नंबर क्वेश्चन आपका 90 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए, 90 नंबर क्वेश्चन है आपका कक्षा तीसरी के अध्यापक अभिभावक मीटिंग में
सलमा कक्षा अध्यापक से अखिल जो आपका क्या है कक्षा तीसरी की अध्यापक अभिभावक मीटिंग में सलमा कक्षा अध्यापक से अखिल की शिकायत करती है कि वह लंच नहीं करता है और अधिकतर भोजन को कचरा पेटी में फेंक देता है। तो एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ क्या चर्चा करेंगे। देखिए प्रश्न है आपका, एक कक्षा तीसरी की अध्यापक अभिभावक मीटिंग में सलमा क्या करता है, सलमा कक्षा अध्यापक से अखिल की शिकायत करता है, यानी जो कक्षा अपने जो क्लास टीचर है उससे वह कंप्लेंट करता है कि वह लंच नहीं करता है। अखिल की शिकायत करता है तो वह क्या करता है, वो कंप्लेंट करता है कि वह लंच नहीं करता है और अधिकतर भोजन को कचरा पेटी में फेंक देता है। तो इस तरह से आपका एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप हैं, तो आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ आप क्या चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आपका कथन है, आपका कथन को आप देखते हैं क्या क्या इसका कथन सही हो सकता है। बच्चों को खाना बनाने वाले व्यक्ति के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए। या फिर दूसरा है, बच्चों को अपने माता पिता से निसंकोच अपने भोजन की प्राथमिकताओं जो पसंद के बारे में बात करनी चाहिए। या फिर बच्चों को अपना लंच करना चाहिए क्योंकि कई बच्चों को खाना नहीं मिल पा रहा है। या फिर चौथा, बच्चों को अपना लंच ख़त्म करना चाहिए क्योंकि किसान को भोजन उगाने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा आपका, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, तो 90 का क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, ACD। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या है, A, C और D। एक मतलब क्या हो गया, बच्चों को खाना बनाने वाले व्यक्ति के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए। और आपका जो आपका तीसरा आपका है C, बच्चों को अपना लंच करना चाहिए क्योंकि कई बच्चों को खाना नहीं मिल पा रहा है। और D, बच्चों को अपना लंच ख़त्म करना चाहिए क्योंकि किसान को भोजन उगाने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही हो जाएगा, A, C और D। और B आपका क्या स्टेटमेंट क्या है, वो आपका गलत है। बच्चों को अपने माता पिता से निसंकोच अपने भोजन की प्राथमिकताओं या फिर के बारे में बात करनी चाहिए। ये आपका स्टेटमेंट क्या है, आपका B वाला स्टेटमेंट गलत है। और आपका A, C और D ये तीनों स्टेटमेंट क्या है वो सही है आपका। तो इस तरह से आपका जो आपका क्वेश्चन जो था आपका CDP का EVS का, ये जो आपका EVS का जो क्वेश्चन था आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही ये सेट को लिया गया है। जो आपका 13 जनवरी 2023 को जो सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का यह क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। जो सीटेट जो अगस्त 2023 में जो परीक्षा होने वाला, इस परीक्षा में क्योंकि सभी प्रश्न क्या है महत्वपूर्ण है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा उसमें और भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर जो भी कॉन्सेप्ट वीडियो है उसको लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।